हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने मैराथन में 25th मैराथन चल रहा था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग एक और मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आज सिर्फ 60 क्वेश्चन करेंगे। टाइम का अभाव है इस कारण, ठीक है। आप लोग जो भी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाना है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले के जितने भी 25 मैराथन है वो आपको देखने हैं और मेरे ख्याल से 26वां होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज मैं सिर्फ 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि रुपए को भुगतान, एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय कब बनाया गया था। बताइए कब बनाया गया था परिवर्तनीय। फर्स्ट का आंसर जो है वो 1994, अगस्त 1994 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। गरीबी उन्मूलन किस था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योग पर किसने अधिक जोर दिया था। लघु उद्योग की बात कर रहा है, लघु उद्योग पर किसने जोर दिया था। लघु उद्योग पर जोर दिया था 1977 में, औद्योगिक नीति 1977 में। वैसे एक लघु उद्योग के लिए 1955 में एक कमेटी आई थी जिसको बोलते थे करवे कमेटी। 1955 में करवे कमेटी, ठीक है। 1955 में कमेटी आई थी। क्या कमेटी आई थी, करवे कमेटी। कौन सी कमेटी थी, करवे कमेटी थी। कौन सी करवे कमेटी थी, तो करवे कमेटी थी। कब थी, तो 1955 में। चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1000 कब 10,000 कब किस साल में 10,000 से पार हुआ था। तो मेरे ख्याल से 2006 इज द करेक्ट आंसर। 2006 इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 2006, फरवरी 2006 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देख लीजिए 2006 ही है, लेकिन फरवरी 2006, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2006 में 10,000 से पार से सेंसेक्स गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि 8% से अधिक कितनी बार गई है। 8% से अधिक स्थिर, यानी रियल जीडीपी की बात कर रहा है। रियल जीडीपी होता है, जीडीपी को अगर हम आधार वर्ष के आधार पर मापेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी। कह रहा है 8% से अधिक कितनी बार गया है, तो ध्यान रखिएगा 4 बार गया है। कितनी बार गया है, 4 बार गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है। कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को ऋण प्रदान नहीं करता है। कौन सा ऋण नहीं करता है, तो नाबार्ड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, बाकी सारी करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है, ठीक है ना। नाबार्ड का तो कौन डायरेक्ट लोन देता है बैंक फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे की क्वेश्चन है, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है। यह कथन किसके द्वारा किया गया, बताइए। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी उनको काम नहीं है उनके लिए, तो बताइए। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है, किसने बोला था, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर जो होगा वो महात्मा गांधी ने बोला था। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विपन्नता सूचकांक प्रदर्शित करता है। विपन्नता सूचकांक प्रदर्शित करता है, बताइए। स्फीति की दर तथा बेरोजगारी को दूर करने में, अत्यधिक गरीबी और गरीबों से नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात में, स्फीति की अंतर बेरोजगारी को तय करने में, और 1 और 2। क्या आएगा इसका आंसर, 8वें का आंसर बताइए। 8वें का आंसर आएगा स्फीति की दर और बेरोजगारी दर को के योग को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि 9 व्यक्ति का औसत वजन 50 किलोग्राम है। प्रथम व्यक्ति के वजन का औसत इतना है जबकि अंतिम वस्तु के वजन का इतना है, तो 5वें व्यक्ति का क्या होगा। 5वें व्यक्ति का वजन क्या होगा, कह रहा है माना कि 9 व्यक्ति का औसत वजन 50 किलो, ठीक है। प्रथम 5 व्यक्ति का जो है औसत, जबकि
अंतिम 5 के स्टार्टिंग के 9 है, तो 9 का है 50। कहता है प्रथम 5 व्यक्ति 1 to 5 में मान लीजिए हमारा है ये है 45, जबकि अंतिम के 5 होगा 4 5 6 7 और 8 9, 5 से अंतिम 5 तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका जो है वो कितना है 45। तब 5वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, 5वें की बात कर रहा है, 5वें की बात कर रहा है, ठीक है ना, 5वें की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। 5वें की बात कर रहा है, तो ये 55 है और ये 45 है, 45 55, ये 47.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 47.5 आ जाएगा, 47.5 आ जाएगा। 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, 5वें का क्या होगा, तो ये 45 है और ये 55 है, ये आ जाएगा 50, ठीक है ना, 50 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक किसने रचना की थी, प्लानिंग द पुअर, प्लानिंग द पुअर, प्लानिंग द पुअर रचना किसने की थी, B.M. दांडेकर ने, M.S. अहलूवालिया ने, J.K. मेहता ने या B.S. सिम्हा ने, बताइए। B.S. सिम्हा जो B.S. मिन्हास कहता है कि प्लानिंग द पुअर की रचना किसने की थी, B.S. मिन्हास ने, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लानिंग द पुअर की रचना किसने की थी, B.S. मिन्हास ने। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं हमें आज। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बाकी मार्केट इलास्टिसिटी वो सब तो घुमा के पूछेगा ही पूछेगा, सबकी तैयारी ढंग से कर लीजिएगा। मार्केट इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, बजट, ये सब। गत 25 वर्षों में केंद्रीय लोक व्यय में असाधारण वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण प्रमुख है। केंद्रीय लोक व्यय में असाधारण वृद्धि हो रही है, तो बताइए। रक्षा व्यय में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के ब्याज भुगतान। इसका आंसर क्या आएगा बताइए 11वें का। तो ध्यान रखिएगा, जो 25 वर्ष में बढ़ रहा है केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऋणों के ब्याज का भुगतान में जो है वो प्रमुख कारण है। 25 वर्षों में केंद्रीय लोक व्यय में असाधारण वृद्धि का कारण क्या है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट कहता है कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी। कॉब डगलस का उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, अनंत होगी या 2 होगी। कॉब डगलस के लिए प्रतिस्थापन की जो होती है वो इकाई के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की इकाई होती है वो होती है इकाई के बराबर। उत्पादन फलन में यदि एक आगम परिवर्तन हो तथा परिवर्तन की मात्रा आगम परिवर्तन को परिणाम स्वरूप, कहने का मतलब उत्पादन फलन में यदि एक आगम यानी एक इनपुट परिवर्तन हो तो उत्पादन परिवर्तन की मात्रा आगत परिवर्तन की मात्रा परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। जब हम एक इनपुट यूज करते हैं इसका मतलब साधन के प्रतिफल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। तो क्या होगा इसमें बताइए। साधन का अंतर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और स्थिर भी रह सकता है। स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, क्या होगा। ठीक है ना, तो तीनों हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। कॉब डगलस उत्पादन फलन में यदि आगतों की उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार लगाया दिया जाए तो पारितोषिक वितरण के उपरांत अवशेष होगा, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या कह रहे हैं, अनुसार बढ़ा दिया जाए, उत्पादन के अनुसार पारितोषिक किया जाए तो क्या होगा, उत्पादन के अनुसार अगर बढ़ा रहे हैं आप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कह रहा है कि जब आप प्रोडक्शन जितना उत्पादकता के हिसाब से अनुसार तो 0 होगा, ध्यान रखिए। उत्पादकता के अनुसार करेंगे तो 0 होगा। 1 बढ़ाएंगे तो 1 होगा, 2 बढ़ाएंगे तो 2 गुना बढ़ेगा। एक रेखीय मांग वक्र के लिए कीमत सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहती है, परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन 0 और इकाई के मध्य होती है। परिवर्तित अपरिवर्तित क्या होगा, 15 का थर्ड इज द करेक्ट, फोर्थ होती है, किंतु यह परिवर्तित 0 और अनंत के फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बता देता हूँ, ज्योमेट्री मेथड में क्या होता था,
ये कैसे निकालते थे, बीच वाला होता है ईडी इक्वल्स टू 1, उससे कम तो 1 से कम बिल्कुल 0, तो ईडी इक्वल्स टू 0, 1 से ज्यादा, 1 से बहुत ज्यादा इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए यदि मांग फलन ये है तो कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच क्या होगी, 10 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, कीमत 40 है, 40 40 40 40 है इकाई की मांग की लोच। ठीक है, इकाई 40 है, 40 में डेल्टा पी 1/p 1 आ जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न व्यापारचक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरण अंतक्रिया व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, गुणक सिद्धांत, गुणक त्वरण अंतक्रिया, हॉटरे व्यापार सिद्धांत, हेयर व्यापार, हेयर का, किन्स का, और त्वरक जो है किन्स का, त्वरक 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 किसका कहता है, हिग्स व्यापार चक्र द्वारा। गुणक त्वरक, गुणक सिद्धांत, गुणक त्वरक अंतरक्रिया व्यापार चक्र, यह है हिग्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है केवल भूमि पर, केवल पूंजी पर, केवल श्रम पर, श्रम भूमि पूंजी पर। आधुनिक का लगान जो आधुनिक सिद्धांत जो कहता है वो क्या कहता है, आधुनिक सिद्धांत जो है सब पे होता है। परंपरावादी सिद्धांत, प्रतिष्ठित क्लासिकल थ्योरी कहता है सिर्फ श्रम पे होता है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है, तीनों पर होगा, श्रम भूमि पूंजी तीनों पर होगा। ठीक है ना, लगान। यदि बचत की सीमांत उत्पादकता इतनी है तो गुणांक कितना होगा, ये तो इजी है, के का फॉर्मूला होता है 1/MPS, तो 1/1.0.2 कीजिएगा तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 1 MPS इतना दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये 8 आ जाएगा, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 19वें का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 19वें का 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न फलनों में से कौन सा निवेश फलन प्रावैगिक निवेश फलन है, प्रावैगिक में निवेश फलन नहीं है, प्रावैगिक मतलब डायनेमिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डायनेमिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डायनेमिक 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 इन्वेस्टमेंट, डायनेमिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन किसका नहीं है बताइए, डायनेमिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो किसका नहीं है, डायनेमिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन कौन सा नहीं है, P = 1 - T, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, 20 का ये फॉर्मूला है इसका, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकार की स्थिति है, निम्न में से कौन सा अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है, निम्न में से अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है, अनेक विक्रेता और क्रेता नहीं, एक विक्रेता नहीं एकाधिकार, एक विक्रेता अनेक क्रेता नहीं, कुछ विक्रेता अनेक क्रेता, ये आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 22, इसको ध्यान रखिएगा, सिद्धांत ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है किसका सिद्धांत है, फिलिप्स का सिद्धांत है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति किसका सिद्धांत है, फिलिप्स का सिद्धांत है। ठीक है ना, तो 22 एक मिनट रुक जाइए, देखिए ब्याज की दर, तरलता अधिमान सिद्धांत जो है, ब्याज की दर तरलता, ब्याज की दर तरलता किन्स का है, अर्थ का परिणाम जो है वो है सैमुअल्सन का।
ये गलत है, ऐसे कर लीजिएगा ए बी सी और डी, ठीक है ना। फिलिप मुद्रास्फीति और बेरोजगारी फिलिप्स कर बताता था, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है, एक फर्म विक्रय लागत यानी सेलिंग कॉस्ट पर एक्सपेंडिचर करती है, यानी एडवर्टीजमेंट वगैरह की बात कर रहा है, एडवर्टीजमेंट वगैरह की बात कर रहा है, एडवर्टीजमेंट वगैरह की बात कर रहा है। तो एडवर्टीजमेंट पूर्ण प्रतियोगिता में भी नहीं होता, एकाधिकार में नहीं होता, इसमें तो अकेला है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलएम वक्र का ढलान कैसे होता है? देखिए आईएस एलएम ऐसे बनता है, आईएस जो है इस तरह से बनता है और एलएम ऐसे बनता है, तो आप समझ जाइए एलएम का ढलान कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, किसी व्यापार चक्र की चार, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, कहता है किसी व्यापार चक्र की चार अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। व्यापार चक्र में क्या होता है? व्यापार चक्र की चार अवस्थाएं, सबसे पहले था अवसाद, पुनरुत्थान, फिर समृद्धि, फिर प्रतिसाद। अवसाद स्टार्टिंग, पुनरुत्थान, समृद्धि और प्रतिसाद। ठीक है ना, व्यापार चक्र की चार अवस्थाएं हैं। अवसाद सबसे पहले होगा, सॉरी, फिर पुनरुत्थान होगा, फिर समृद्धि होगी, फिर प्रतिसाद होगा। ठीक है ना, समृद्धि प्रतिसाद, ठीक है, पुनरुत्थान, समृद्धि और प्रतिसाद। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकल्प बैंक कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकल्प बैंक कहा जाता है किसको? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकल्प बैंक कहा जाता है किसको? विश्व बैंक को। विश्व बैंक को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, दरिद्रता का विकास का अवधारणा किसने दिया था? दरिद्रता, अमृत सेन, जगदीश भगवती, गुरनार मेडल और फ्रेडरिक लिस्ट ने। दरिद्रता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, इसका आंसर बताइए। जगदीश भगवती ने। इसका आंसर है जगदीश भगवती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आय व्यापार शर्त, आय व्यापार शर्त व्यक्त होता है, आय व्यापार शर्त व्यक्त होता है किसका? उपरोक्त आयाती में, बिल्कुल ये कोई नहीं होगा इसमें, आयात मांग की निर्यात नहीं। ठीक है ना, आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा में नहीं, निर्यात की कीमत और आयात की कीमत में बिल्कुल नहीं, आयात की मांग निर्यात में नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, आयात व्यक्त पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प है, निम्नलिखित में से देखिए, आयात उत्पादन शुल्क क्या होगा आपका? इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या होगा? प्रशुल्क, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स, टैरिफ और कोटा, अवमूल्यन 29। देखिए ये सब जो होता है ना उत्पादन कर, एक मिनट रुक जाइए, आयात कोटा, एक आयात कोटा, प्रशुल्क और अवमूल्यन, ये सब किससे संबंध है? ये सब हमारा आयात निर्यात से संबंध है, यानी विदेशी व्यापार से संबंध है। उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर से संबंध है, तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जाता है, कब दूर कीजिएगा बताइए? एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे का कब दूर करेंगे? जब स्वर्ण का आयात करेंगे। घाटा तभी दूर होगा जब स्वर्ण का आयात होगा, ज्यादा ही ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। एक देश में भुगतान संतुलन घाटे का कब दूर करेंगे? जब स्वर्ण का आयात होगा। आर्थिक समृद्धि में मॉडल के संदर्भ में निम्न में से किसका विकल्प होता है? निवेश की दोहरी भूमिका, चाकूधार समस्या, अस्थायी संतुलन और स्थिर व्यवस्था। स्थिर क्या होगा इसका? स्थिरावस्था जो होगा वो हमारा क्या होगा? आर्थिक समृद्धि मॉडल का विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। हेराल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का समरूप क्या होगा?
स्थिर अनुपात वाला होगा, परिवर्तनशील अनुपात वाला होगा, कॉब डगलस उत्पादन का फलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 बताइए फटाफट। तो सीधे से बात है, स्थिर अनुपात वाला होता है। आर्थिक विकास में उत्पादन फलन का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, स्थिर अनुपात वाला होता है। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन चुनना है। हेराल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणवत्ता पूंजी उत्पादन का अनुपात के रूप में शामिल है। डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणवत्ता पूंजी अच्छा रूप में शामिल है। हेराल्ड के मॉडल में तकनीकी गुणवत्ता उत्पादन में कम के रूप में शामिल है। और लास्ट है, डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणवत्ता पूंजी के रूप में शामिल है। तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का जो आंसर होगा आपका वो हेराल्ड मॉडल के तकनीकी गुणांक है वो पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हेराल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलित समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। हेराल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलित समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर, बचत एवं निवेश की समानता के आधार पर, निवेश की मांग एवं पूर्ति की समानता के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, हेराल्ड के आर्थिक समृद्धि विकास में समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है, समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बचत व निवेश की समानता के आधार पर, ध्यान रखिएगा, बचत व निवेश की समानता के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग योजना आयोग के, स्वास्थ्य एवं कल्याण परिषद, ग्रामीण विकास बैंक, मानव संसाधन विकास। बताइए, तो वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो है हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के पास। जनसंख्या आयोग किसके पास है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त मापक 2 से कम और 4, 6, 8, 9, 12 से अधिक। 2 से कम, निम्नलिखित श्रेणी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है 2 से कम, 2 से कम और 4, 6, 8, 9, 12 से अधिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 36 का। 36 का जो आंसर होगा वो होगा माध्यिका। जनरली मीडियन से हम लोग निकालते हैं। यदि कीमत श्रेणी के सभी मानों को 4 गुना कर दिया जाए, यदि कीमत सभी मानों को 4 कर देना जाए, सहसंबंध गुणांक क्या होगा। सहसंबंध गुणांक तो 1 से कम तो होता नहीं है, 1 होगा या 1 से कम होगा, सॉरी 1 से ज्यादा तो होता नहीं है। बताइए क्या होगा, क्या होगा। 4/4 गुना 400, ये मतलब 1 होगा, 1 होगा, नहीं होगा, 1 इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके हम लोग कर सकते हैं, जब आपने पढ़ा होगा कोरिलेशन उसमें है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक प्रतिपगमन गुणांक का मान 1 से अधिक हो तो दूसरे प्रतिपगमन गुणांक का मान क्या होगा। 1 से अधिक है तो दूसरा 1 से अधिक है, 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 1 से ज्यादा है पहला तो दूसरा क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक है ना। 1 ज्यादा हो तो दूसरा 1 से कम होगा। वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है क्या कहलाता है। वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्य का वितरण करता है क्या कहलाता है। एकत्र कीमत, समर्थन कीमत, निकासी कीमत और वैधानिक न्यूनतम। वैधानिक तो क्या होगा, निकासी कीमत बोलेंगे इसको, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है, अब कौन सी हो गई, एनएसओ हो गई है ना। पहले एनएसओ और सीएसओ था, अब एनएसओ हो गया। बताइए फटाफट 40 का आंसर क्या होगा। 40 का आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। अब एनएसओ कर दिया है शायद, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विनिवेश निधि संबंधित है, राष्ट्रीय विनिवेश निधि इससे संबंधित है, राष्ट्रीय विनिवेश निधि संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट को करते हैं। बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट से राष्ट्रीय विनिवेश निधि, अच्छा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का।
सेवा क्षेत्र का, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग एक्स एक्स के समांतर हो तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, पूर्ति इकाई से अनंत होगी, अनंत होगी, ठीक है, अनंत होगी, क्या होगी, अनंत होगी। नेक्स्ट, एक उपभोक्ता के रूप में आप ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदेंगे, उत्पादन लागतें कम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तु बनाएंगे, उपयोगिता के अधिकतम करेंगे। बताइए, एक उपभोक्ता के रूप में हम क्या करेंगे, अपनी उपयोगिता को क्या करना है, अधिकतम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, समुत्पाद वक्र का ढलान कैसा होता है, समुत्पाद वक्र आइसोकोएंट होता है, आइसोकोएंट होता है, आइसोकोएंट होता है, तो ऐसे होता है IQ की तरह, IC की तरह। तो पैमाने के ऊपर घटते सीमांत का प्रतिफल, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। बताइए, ये होगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, MRS की वजह से होता है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। 45-46 क्वेश्चन है। 47वां देखिए, आयताकार अपवर्तक वक्र की लोच क्या होती है, आयताकार एक होती है, ये तो कल भी किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, 50 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी कल करेंगे। वितरण के उत्पादन, वितरण के उत्पादन निष्पेषण सिद्धांत के निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। वितरण के सिद्धांत की बात कर रहा है, वितरण के सिद्धांत की बात कर रहा है, तो प्रत्येक कारक को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, बिल्कुल गलत। प्रत्येक कारक को उसकी बाजार कीमत के अनुसार भुगतान किया जाता है, ये सही है। उत्पादन के कारकों की संख्या जितनी अधिक हो सकती है, तो ये सही है, बाकी सब क्या है, ये गलत है। फर्स्ट क्या है, गलत है। किसी फर्म में संतुलन की अवस्था कब होती है, ये तो आपको पता ही है। तो MRMC बराबर होना चाहिए और MC नीचे से कट करना चाहिए, तो इसका क्या होगा, दोनों सही है, ठीक है ना। 49 का आंसर क्या होगा, 49 का आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट, आयताकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आकार कैसा होता है, ये क्या है, AFC। क्या कह रहा है, आयताकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आकार का वक्र कौन सा होता है, तो ये AFC होता है, बता लिखा ही हुआ है इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ेगा या कम होगा। सर्विस सेक्टर का जो है अंश जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है। सर्विस सेक्टर, हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय में हेल्प करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक सरकार का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, सरकार का कर नहीं है, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। सीमा शुल्क, आय शुल्क, निगम कर और भूमि राजस्व। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर होगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है केंद्र सरकार का नहीं है, वो राज्य सरकार का, ठीक है ना। सीमा शुल्क होता है, आयकर भी होता है, निगम कर भी होता है, भूमि राजस्व नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, निम्न में से किसके अग्रगामी कर नहीं बनाया जा सकता है, मतलब आप अग्रगामी कर नहीं बनाया जा सकता। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और उत्पादन शुल्क, ठीक है ना। उत्पादन शुल्क को नहीं बना सकते, बाकी इनके आगे का टैक्स हम भर सकते हैं। प्रशुल्क क्या है, प्रशुल्क एक कर है, सहायता है, अनुदान है, एक सिद्धांत है। प्रशुल्क का मतलब होता है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं किस पे, इंपोर्ट पे। टैरिफ लगा रहे हैं किस पे, इंपोर्ट पे। ये क्या है, एक कर है। प्रशुल्क क्या है, एक कर है। चलिए, कर अपवंजन का अर्थ क्या होता है, कर अपवंजन का होता है जिसको कानूनी तरीके से कर भुगतान से बचने का प्रयास, गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान करने का, ये बताया था मैंने। गैर कानूनी तरीके से आप बच रहे हैं टैक्स से, वो हमारा क्या होगा, कर अपवंजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रचंड बेरोजगारी कहाँ होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, महानगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर में होता है और एग्रीकल्चर ज्यादातर गाँव में होता है। नेक्स्ट, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः क्या होता है, जन्म दर में तीव्रता, मृत्यु दर में तीव्रता। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है। और विकास की जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है दोनों बढ़ रहा है।
मृत्यु दर कम हो जाता है, जन्म दर तो बढ़ ही रहा है, मृत्यु दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने आपको बोला 60 क्वेश्चन करने हैं, आज 60 ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाया गया? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाया गया था? तो मैंने बताया था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो 58 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? सॉरी 1948 में अपनाया गया था। एक बार चेक कर ले, इंडिया एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, इन विच ईयर इंडिया एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी? फटाफट बताइए। 1948 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, जयपुर में। कहाँ होगा? जयपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1991 में भारत के ने रुपए का अवमूल्यन किया है। भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया है जुलाई 1991 में, लगभग 10%, 15%, 25% और 30%। कब कितना किया था बताइए? 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा ए, लगभग 10%। तो ध्यान रखिएगा, इतना करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, जो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और जो हमसे पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।